नमस्कार, सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा और आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जिनसे आप सभी भली भांति परिचित भी हैं और आपके अपने ही शहर के भी हैं और एक अलग सा जुनून और जज्बे के साथ उन्होंने, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, अपनी सेवा सदैव बरकरार रखी है और आज हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है देहरादून में जाकर। जी हाँ, इंटेलेक्चुअल सम्मान रत्न जो है वो 2025 उन्हें अवार्ड मिला है। कौन ये शख्स हैं, बिल्कुल जानेंगे। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देना। और प्रशासनिक अधिकारी आप पूर्व में रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी आप जो हैं वो शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो कार्य किए हैं, बहुत सारे पदों में रहे हैं। तमाम जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन धन्यवाद सबसे पहले करेंगे क्योंकि आप अपना विषय, अपनी जगह छोड़कर आप हमारे पास आए हैं और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आपने हमारा धन्यवाद किया, हम आपका भी करते हैं क्योंकि आपने इस चीज़ को तवज्जो देकर इस कार्यक्रम को करवाने का जो फैसला किया है, तो हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं और आपके चैनल के भी। जी चलिए, अब डॉक्टर साहब चलते हैं हम आपके जिस वजह से आज हिमाचल का नाम रोशन हुआ है जी, आपके इस अवार्ड को लेकर, क्योंकि ये अवार्ड मिलना ही एक तरह से सबकी ख्वाहिश होती है कि हमें भी अवार्ड मिले और एक अलग से सम्मान मिले, लेकिन आपको ये सम्मान मिला। किस तरीके से देखते हैं, कैसा लगा ये सम्मान? और लोगों की भी जिज्ञासा रहती है जानने की कि आखिर डॉक्टर साहब को ये जो है अवार्ड मिला क्यों? देखिए, ये इंटेलेक्चुअल रत्न अवार्ड 2025, इससे मुझे इन्होंने पुरस्कार दिया है, सम्मान जो भी है। और ये देहरादून में इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये एक राष्ट्रीय लेवल का संस्थान है जिन्होंने काफ़ी प्रविष्टियाँ लेने के बाद, स्क्रूटिनाइज करने के बाद अंत में मेरे नाम पे विचार किया कि इस इंटेलेक्चुअल रत्न अवार्ड को प्रमोद शर्मा को दिया जाना चाहिए। मुझे सूचित किया और फिर देहरादून में जो संस्थान के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एम फारूकी और इसके जो महामंत्री हैं एडवोकेट हर्षनिधि शर्मा, उन सब की अगुवाई में, उनके सौजन्य से एक गरिमामय कार्यक्रम में, जहाँ की अन्य और क्षेत्रों के पुरस्कार भी दिए गए, कोई डॉक्टर्स, कोई जस्टिसेस, एडवोकेट्स, सोशल वर्कर्स, तो ये सम्मान मुझे वहाँ पे दिया गया। और मैं समझता हूँ कि मेधा और विद्या, शिक्षा का जो एक इम्प्लीमेंटेशन समाज के लिए, शायद उसको दृष्टिगत रखते हुए मुझे इस सम्मान के लिए उन्होंने फाइनलाइज किया है, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, शैक्षणिक योग्यता हो या फिर मानवता के उत्थान के लिए जिस तरीके से आपने कार्य किया है, उस पर ये आपको सम्मान मिला है। हम भी सिटी चैनल के माध्यम से आपको शुभकामनाएं भी देते हैं और बधाई भी देते हैं। धन्यवाद। अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजमेंट में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, तो वहां पर आप सेवा दे रहे हैं। किस तरीके की वहां पर सेवा दे रहे हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, वहाँ पे डायरेक्टर का काम तो डायरेक्शन देना होता है और डायरेक्शन ठीक हो तो मूवी भी अच्छी बनती है। और उसमें जितने पात्र हैं, सभी पात्रों को संजोते हुए, सामंजस्य बनाते हुए, सबका अपना अपना एक अलग रोल रहता है और उस रोल को कोऑर्डिनेट करने का काम हमारे निर्देशन में चलता है। और दूसरा, मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से एकेडमिक्स में आज से नहीं, शुरू से ही मुझे बहुत शौक था, बहुत रुचि रही है। और मेरा ये मानना भी है कि हमारे समाज के लिए या व्यक्ति के लिए भी शायद शिक्षा एकमात्र एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है जिसके द्वारा वो अपना भी कायाकल्प कर सकता है और समाज का भी। और जो समाज में ज़रूरतमंद हैं और जो नीडी लोग हैं, उनका भी शिक्षा के मार्फत परिष्कृत उनको किया जा सकता है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम अपना जो हमारा मैनेजमेंट विभाग है, जहाँ से हम लोग
MBAs चर्न आउट करते हैं जो प्रबंधन के क्षेत्र में फिर विभिन्न विभिन्न जगहों पे जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, औद्योगिक क्षेत्र में, और अपना भी व्यवसाय शुरू करते हैं, और उनका एक आउटलुक बड़ा समग्र और व्यापक दृष्टिकोण बनता है। तो उसी दिशा में हम, जो हमारी नई पीढ़ी है, हम उसको प्रेरित करते हैं। और ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है, ज्ञान एक अथाह समुद्र है, और जो हम जानते हैं वो एक बूंद के समान रहता है, लेकिन बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जी, डॉक्टर प्रमोद शर्मा की बात करें तो बहुत से लोग जो हैं वो आपको जानते भी हैं, लेकिन कुछ लोग होंगे वो नहीं भी जानते होंगे जी। तो व्यक्तिगत तौर पर अगर हम जानना चाहें तो डॉक्टर प्रमोद शर्मा कौन है, कहाँ से उनकी विधिवत शिक्षा हुई, कुछ साझा करना चाहेंगे? सुन्नी कुमारसैन में एक जगह है कांगल, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। बचपन मेरा वहाँ बीता, और स्कूलिंग शुरुआत मेरी मंडी से हुई। जहाँ जहाँ आपके माता पिता जाएं, आप उनके साथ जाते हैं। फिर मोस्ट ऑफ द स्कूलिंग मेरी चौपाल, शिमला ज़िले में गवर्नमेंट हाई स्कूल चौपाल, अब तो +2 बन चुका है, वहाँ से हुई है। और फिर मेरा स्कूल 9th 10th ये रामपुर में पदम हाई स्कूल, और कॉलेज मेरा रामपुर से। उसके बाद पूरा यूनिवर्सिटी लाइफ मेरी MBA, लॉ, डॉक्टरेट, ये सब मेरा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से हुआ है। जी, डॉक्टर प्रमोद शर्मा ने पुस्तकें भी काफ़ी जो है वो लिखी हैं, शोध काफ़ी आपने किए हैं, और हमने तो देखा है कि आपकी जो पुस्तकों का विमोचन हुआ है वो भी चाहे राज्यपाल ने किया हो या फिर मुख्यमंत्री ने किया हो, लेकिन द लीडरशिप या फिर बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कई लाइंस हैं जो जिसने आपने कई बुक्स लिखी हैं। तो हम सभी बुक्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगी कि पहली बुक आपने कब प्रकाशित की थी, कि कब आपको लगा था कि नहीं मतलब मैं रिटर्न कर सकता हूँ, और दूसरा मतलब होता है कि अंदर से पता लगना कि मेरे अंदर ये वाली क्वालिटी भी है, आपको कब लगा कि मुझे भी मतलब पुस्तक लिखनी चाहिए? और सबसे फेवरेट पुस्तक आपकी, अभी तक 15 पुस्तकें हुई हैं, शायद उससे अलावा भी कुछ, लेकिन जानकारी मेरे को 15 तक ही है। नहीं, 15 बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो उसमें सबसे फेवरेट बुक कौन सी रही है आपकी? मैं प्रेरित हुआ कि, और मैं औरों को भी ये प्रेरणा देता हूँ कि हर एक इंसान को ज़िंदगी में एक आधी किताब ज़रूर लिखनी चाहिए। कि किसी बड़े आदमी ने मुझे कहा था, तो वहाँ से प्रेरणा लेके मैंने सबसे पहली पुस्तक मेरी थी हिमाचल द पैराडाइज ऑफ इंडिया। और ये इतनी सुंदर पुस्तक है कि विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ अ वंडरफुल बुक। और इस किताब में तकरीबन 7,500 7,500 प्रश्न हैं, और इतनी ही तकरीबन इसमें तस्वीरें हैं जो हिमाचल से संबंधित रहती हैं, फोटोग्राफ्स। और इस किताब में मैंने हिमाचल का तकरीबन हिमाचल की सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रजामंडल मूवमेंट्स, फ्रीडम हिस्ट्री, हमारा कल्चर, और हिमाचल के बुक्स, ऑथर्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, ये सब चीज़ें मैंने समग्र रूप से इसमें डालने का प्रयास किया है। ये मेरी पहली किताब थी, मेरा ख्याल 2007 में। और उसके बाद अनवरत रूप से मैं लिखता रहा, और मैंने वो लिखा जो टॉपिक मेरे को अपील किया, और लिखने का प्रयास मैंने वो किया कि जो टॉपिक आम आदमी तक भी फ़ायदेमंद हो। तो हिमाचल द पैराडाइज ऑफ इंडिया, उसके बाद मेरी बहुत सी बुक्स आई। द लीडरशिप थी, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस, द वर्ल्ड ऑफ विनर्स, और द सीड्स ऑफ सक्सेस, इकिगाई, स्टीव जॉब्स, और बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट वैल्यूज़, इंडिया द नेक्स्ट सुपर पावर। ये बड़ी शानदार बुक है। ये किताब मैंने 2012 में लिखी थी। हम तो आज प्रधानमंत्री जी ने बात भी की है कि 2047 का भारत डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत रहेगा, पर मेरे जहन में ये बात 2011-12 में आ गई थी कि आई मस्ट राइट अ बुक ऑन इट। देन आई रोट इंडिया द नेक्स्ट सुपर पावर। उसमें मैंने पूरे भारत का एक विश्लेषण किया है कि हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, और जो नहीं है उसको हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं ताकि भारत एक विश्व शक्ति बने, विश्व गुरु बने और विकसित भारत बने। किताब का निचोड़ ये था कि जब तक हम युवा शक्ति में इन्वेस्ट नहीं करेंगे,
हमारा देश ज़्यादा आगे एकदम से नहीं पहुंच सकता है। तो हमारा पूरा प्रयास रहना चाहिए कि हमारी जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी है, उनको हम शिक्षा दें, दीक्षा दें, स्वास्थ्य उनका अच्छा हो, स्किल उनके पास आए, हर एक के पास सेलेक्टिव बेसिस पे ही। जब भारत का युवा जागेगा समग्र रूप से, तो भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अन्यथा अगर हमने अन्याय किया युवाओं के साथ, तो यही युवा कल दिन को हमारा गला भी पकड़ सकता है। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी सभी पुस्तकों की खूब वाहवाही हुई है और आपने शोध भी काफ़ी किए हैं जी। और जहाँ तक मैंने पहले कहा कि आप प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं। अब बात कुछ सामाजिक क्षेत्र की भी करते हैं। खूब हमने देखा है कि आप समाज सेवा के कार्यों में भी जो है वो आगे रहते हैं, तो ये भी आपके अंदर एक गुण है। तो समाज सेवा का रुख आपको कहाँ से लगा कि समाज सेवा भी जो है वो ज़रूरी होती है, करनी चाहिए? समाज सेवा का भाव मैं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन आदमी मजबूरियों के चलते पहले हम अपनी सेवा कर लें वही बहुत है। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है कि अपने अलावा भी आप औरों की मदद कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो एक उम्मीद की किरण आप सबको दे सकते हैं, जिसको आप इंग्लिश में होप कहते हैं। आदमी ने चलना अपने आप होता है, संघर्ष अपने आप करना होता है, लेकिन अगर आप ताली बजाकर किसी को आशा या उम्मीद भी दे दें, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है। सामाजिक क्षेत्र में हमारा हमने मेरा ख्याल 1999 में हिमालयन फाउंडेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी, ये हमने निर्माण किया था। हम जितने भी यूनिवर्सिटी से लोग निकले थे, हमने संस्था बनाकर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, इन क्षेत्रों में हमने मदद का हाथ बढ़ाया और काफ़ी जगह हमने समाज में लोगों की मदद भी की। और आज मेरा अपना ये रुझान रहता है कि कहीं भी कोई मदद चाहिए सरकारी स्तर पर या निजी स्तर पर, तो चलते चलते भी जहां हमारा फ़ोन लग गया, अगर हमारे एक फ़ोन करने से किसी की मदद हो जाती है तो हमको वो फ़ोन कर देना चाहिए। तो ऐसा मेरा कुछ रुझान रहता है, जहां जिसकी मदद जितनी हो सके करने का पूरा प्रयास रहता है। बिल्कुल प्रमोद शर्मा जी, आपके व्यक्तिगत तौर पर हमने आपको जाना और आपका सामाजिक जो सेवा का रुझान है उसके बारे में जाना। अब बात करते हैं थोड़ा राजनीति के सफर में। जी बिल्कुल। हम आपको सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव देखते हैं और हर दिन आप एक आज की बात आपके साथ कुछ ऐसा कार्यक्रम लेकर आते हैं सोशल मीडिया में। बिल्कुल। और जब हम बात आपके राजनीतिक सफ़र की करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी आता है और जहन में सबको पता भी है कि पहले आप कांग्रेस के जो हैं वो उम्मीदवार रहे थे, कांग्रेस सदस्य रहे थे, लेकिन बाद में बावजूद इसके कि आपको टिकट नहीं मिला तो आपने भाजपा से जो है वो शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जो हैं वो चुनाव लड़े थे। हालांकि रजवाड़ी जो एक हम कह सकते हैं, क्योंकि विक्रमादित्य जो हैं उसके आपके अगेंस्ट जो है वो विक्रमादित्य थे, तो एक रजवाड़ी जो सोच थी उसको आपने कहीं ना कहीं समाप्त किया था और आपने सोचा था कि चलो मैं जो है टिकट लेकर के हम उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं। जी। हालांकि जीत नहीं हो पाई, हार जीत तो वैसे भी चली रहती है। अब अगर हम भविष्य की बात करें, निकट भविष्य की बात करें, तो किस तरीके का, क्या राजनीति में अभी भी आप सक्रिय रहना चाहते हैं और आगे राजनीति में दोबारा से कदम रखेंगे? किस तरीके का राजनीति? हाँ बिल्कुल, राजनीति में सक्रियता रहेगी और हम में से सब लोग राजनीति में किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं। हम चाहे चर्चा करें, डिस्कशन करें, अखबार में लिखें, ओपिनियन मेकर्स बने पॉलिटिकल, या फिर चुनाव लड़ें। सभी लोग चुनाव नहीं लड़वाते हैं, लेकिन मुझे तो शुरू से चुनाव लड़ने का शौक रहा है। जैसे मैं कॉलेज पास आउट किया, कॉलेज में मैंने चुनाव लड़े और जब भी मेरा चुनाव हुआ वो दिग्गजों के साथ ही हुआ। विद्या स्टोक्स जी आदरणीय हिमाचल प्रदेश की और बहुत बढ़िया बेहतरीन इंसान और अच्छी नेता रही हैं। तो कुमार सिंह सुन्नी से वो तो ठीक से लड़ती थी, उन्होंने लास्ट में शिफ्ट किया कुमार सिंह सुन्नी, तो वहाँ मैं पहले से तैयारी कर रहा था। फिर जब आमना सामना हो गया तो आमना सामना हो गया, फिर हम ना पीछे हट सके और 2 चुनाव मेरे उनके साथ रहे। और तीसरे चुनाव में मैडम विद्या स्टोक्स जी भी थी, राकेश सिंघा जी थे, राकेश वर्मा जी थे, आज हमारे बीच नहीं है। तीसरा चुनाव मेरा ये गया और जो चौथा चुनाव था उसमें फिर विक्रमादित्य सिंह जी सामने थे। तो चुनाव उनका अपना चुनाव था, मेरा अपना चुनाव था, कोई लड़ाई वाली बात तो नहीं है। और हमने बड़े अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा।
हम महज 4,000 वोटों से वो चुनाव हारे थे। 28,000 उनको पड़े थे, 24,000 हमको। लेकिन चुनाव लड़ना या राजनीति में रहना, इसमें मेरा मकसद कोई किसी के खिलाफ लड़ना नहीं है, लेकिन एक नीति, नियत और लोगों की सेवा करने के मकसद से एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म हम हर हालत में लेना भी चाहते हैं ताकि हम लोगों के काम आ सके, और जो हमारी जो शिक्षा या जो अनुभव या जो जोश है वो कहीं ना कहीं आम आदमी की मदद कर सके। इसलिए राजनीति में तो आगे भी चुनाव आएंगे, तो उन चुनाव को भी हम लड़ेंगे। जहाँ जैसा मौका मिलेगा उस किस्म से हम आगे बढ़ेंगे, जनता के साथ, जनता के द्वारा और जनता के लिए। वो हमारी कंडीशन रहेगी हमेशा। प्रमोद जी, अभी हाल ही में वैसे तो आप निदेशक हैं ही, लेकिन आपको कहीं लगता है कि आपकी कुछ अनदेखी कर रही है सरकार, कुछ ऐसा लगता है? सरकार इतनी बड़ी और इतनी तेज़ गति से चलती है कि कई बार सरकार को भी नहीं पता चलता कि कौन हमारे साथ है, कौन पीछे रह गए, कौन बस में बैठ पाए, कौन नहीं बस बैठ पाए। तो ये आमतौर पे रहता ही है। सरकार का अपना मिजाज रहता है और सरकार अपने स्वभाव से काम करती है, और हम अपना काम कर रहे हैं। जिस दिन सरकार को लगेगा कि कुछ करना है तो सरकार शायद करेगी, देखेगी, ऐसा भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी जो साथ चर्चा आपने हमारे साथ की है, अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं, अपना समय आपने हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से सी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आपको अवार्ड मिला है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल को भी अपनी बधाई देता हूँ। एक अच्छा चैनल और रेप्यूटेड चैनल, हिमाचल में नाम है पूरा। और आपको भी, जो आप इतनी जद्दोजहद करके, इतना परिश्रम करके चीज़ों को क्रियान्वित करते हैं, और बाइट हो या कवरेज हो, न्यूज़ हो, और उसको ब्रेक करते हैं अपने चैनल पे। आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। तो अभी हमारे साथ जो है वो डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी थे, और जिन्हें अभी हाल ही में इंटेलेक्चुअल रत्न सम्मान समारोह देहरादून में मिला है। प्रशासनिक अधिकारी पूर्व में रह चुके हैं, और अभी वर्तमान की अगर हम बात करें, हाल फिलहाल की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजमेंट में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। सामाजिक सेवा हो, मानवता के लिए कोई कार्य हो, या राजनीतिक सफर की अगर हम बात हो, तो हमने तमाम जानकारी इनके साथ जो है वो ली है, आपके समक्ष जो है साझा की है। तो ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सीडी चैनल के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।